आप लगातार हमारी सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम आपको अलग अलग स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात मनोज पुंडीर जी से करवाने वाले हैं जो आपके भारत से ताल्लुक रखते हैं और क्रिकेट में उनका एक अहम योगदान है। तो क्या उनका योगदान है, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। जी उमर भाई, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। जैसा आपने कहा क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट का से मेरा जुड़ाव जो है ये मान के चलिए करीब 30-35 साल से मैं क्रिकेट में लगा हुआ हूँ। और क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हुआ, मैं आपको बताऊँ। जब मैं 80s में था, मेरे चाचा क्रिकेट खेलने जाया करते थे, मेरे अंकल। अच्छा। तो थर्ड मैन का आपको बताओ, थर्ड मैन पे मुझे खड़े कर दिया था कि थर्ड मैन पे खड़े हो जाओ। थर्ड मैन को उस वक्त लोग लेते थे बॉल उठा के, बॉल पिक करनी है आपको खाली। तो वहीं से एक रुझान शुरू हुआ, क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तब हालांकि ये नहीं पता था मैं क्रिकेट में इतना लंबा सफ़र तय कर पाऊंगा और यहाँ तक इतनी जो उपलब्धियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो मैं कभी पा पाऊंगा। अब उसके बाद जैसे क्रिकेट खेलना शुरू किया, कॉलेज में क्रिकेट अच्छा खेलता था, कॉलेज कैप्टन, चैंपियनशिप, बैडमिंटन भी मेरा बहुत अच्छा गेम रहा। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में खेला हूँ बैडमिंटन में अपने टाइम में कॉलेज से। हालांकि घर वालों का जो था कि भाई आपको पढ़ना है, तो मैंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से की है। और समझिए कि एमएससी करते करते खेलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एजुकेशन साइंस में तो वैसे समय नहीं मिलता। तो उमर भाई यही सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे जब क्रिकेट हम लोग नहीं आगे निकल पाए, क्योंकि क्रिकेट खेलना सभी का सपना होता है और हर एक का सपना साकार नहीं हो पाता कि वो इंडिया के लिए खेले या स्टेट के लिए खेले। तो मेरे एक गुरुजी थे अशोक तेजपाल जी, उन्होंने कहा कि आप अंपायरिंग के फील्ड में आ जाओ, आप क्रिकेट से भी जुड़े रहोगे। तो आप मानिए कि 1999 में हमारे एक एग्ज़ाम होता है अंपायरिंग का, उसका एग्ज़ाम मैंने दिया। 2000 अराउंड तक वो कंप्लीट हुआ। तो ये आप समझ के चलिए कि उस वक्त 150 कैंडिडेट्स थे उस अंपायरिंग के एग्ज़ाम में और ओनली 3 हैव बीन पास्ड। केवल 3 ही लोग पास हुए और आई वाज द फर्स्ट हु बिकेम फ्रॉम द लखनऊ एंड कानपुर एंड इलाहाबाद। मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट के बाद मैं मुजफ्फरनगर से अकेला था जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। श्री एस के बंसल जी, जो आप रिटायर हो चुके हैं, इंडिया का बहुत बड़ा नाम है एस के बंसल जी का, जी आपने सुना होगा, वो उस वक्त एग्जामिनर थे। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। फिर अंपायरिंग में मैं राजेश शुक्ला जी, जो हमारे यूपी के एक जाना पहचाना नाम है पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बिल्कुल, उनके बारे में कहा जाता है वर्ल्ड कप कोई जीते, कोई टीम लेकर आए भारत में, वो हर जगह तस्वीर में देखेंगे। उनका जो क्रिकेट के प्रति लगाव है, और खास के अभी जब वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीत कर आई तो उनकी तस्वीर जिस तरह से वायरल हुई, उसमें ये कहा गया कि भाई ये इंसान इमॉर्टल है भारत की क्रिकेट की। राजेश शुक्ला जी का मुझे बड़ा अच्छा सानिध्य प्राप्त हुआ जी। और मैं 2009 में जब बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया पैटर्न पे एनसीए के लेवल 1 लेवल 2 कोचिंग बैच शुरू किए थे और 2009 में ही मैंने बीसीसीआई लेवल 1 का कोचिंग का एग्जाम पास किया था। लेवल 1 हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। 25 साल से आपका एम्पायरिंग के फील्ड में करियर है। जी जी। उसके बाद मैं बीसीसीआई की एम्पायर्स कमेटी में मेंबर भी रहा हूँ, क्योंकि सब मैनेजमेंट में आ गया मैं। ये तो बड़ा योगदान है आपका फिर। हाँ, मतलब उसमें पूरे इंडिया से 5 ही लोग होते थे। अब तो खैर सिस्टम सारा चेंज हो गया है, तो आई वाज वन ऑफ देम। और उसमें एक चीज अगर ये किया जाए तो आपकी उम्र भी उस वक्त बहुत कम रही होगी। बहुत अर्ली एज में मैं मैनेजमेंट में आ गया था। 2000 से मैं यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की मैनेजमेंट कमेटी में हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ। अगर इसको मैं ऐसे समझूं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपको एक गुरुजी मिले तो उन्होंने ये कहा कि खेलने में नहीं जाके एम्पायरिंग में आओ, तो इसका ये मतलब एक हुआ कि अगर किसी इंसान को एक अच्छा मेंटोर मिले तो वो एक फील्ड के 4-5 जो उसका पोर्शन होता है, कहीं पे बैक डोर में जो काम होते हैं उसमें भी इंसान काफी अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं उमर जी आप। देखिए, शिक्षकों का काम क्या होता है, प्रतिभा को पहचानना अपने शिष्य की कि किस फील्ड में सक्सेस हो सकता है। वही अशोक तेजपाल जी ने पहचाना और मुझे सलाह दी कि तुम अंपायरिंग में आ जाओ। तो मेरा 10 साल का कैरियर रहा उसमें। हालांकि कुछ एज बार होती है, कंडीशंस होती है बीसीसीआई में, तो फिर मैं मैनेजमेंट में आ गया। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, यानी अगर जो उसमें आपका जो योगदान रहा और भी अलग, उसके बारे में भी बताएं कि आपने जब इंटरनेशनल मैच वगैरह में एज ए रेफरी और अलग अलग इसमें जो आपने काम किया, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। 2010 में मैं इंडिया न्यूजीलैंड बेंगलोर में मैच था ओडीआई, उसमें मैं एज एन ऑब्जर्वर मुझे बीसीसीआई द्वारा अपॉइंट किया गया था। बीसीसीआई का ऑब्जर्वर होना भी एक अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि पूरे मैच की कमांड उसके पास रहती है। तो मुझे मैनेजमेंट का तजुर्बा वहीं से आया
उन चीज़ों से देख के पता लगा कि बड़े इंटरनेशनल मैचेस आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे यहाँ यूपी में एक स्टेडियम बिल्ड हुआ, एकाना अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अपने आप में बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है और इंडिया के टॉप 3 में मानता हूँ। 50,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम है जी। फिर जब वो स्टेडियम शुरू हुआ तो उसका भी मुझे इंचार्ज बनाया गया एज एन वेन्यू डायरेक्टर। वो मैंने वेन्यू डायरेक्टर कई साल वहाँ काम किया है। जितने भी शुरुआत में मैचेस हुए, दिलीप ट्रॉफी, वुमेंस की साउथ अफ्रीका इंडिया की सीरीज हुई और इंटरनेशनल मैचेस भी, उसका मैं ऑब्जर्वर रहा हूँ वहाँ एज ए वेन्यू डायरेक्टर। तो अब मैं फ़िलहाल यहाँ दुबई में अब बिजनेस, क्योंकि बिजनेस भी जरूरी है लाइफ में, ये मेरी इंटरेस्ट है। तो मैं चाह रहा था कि आप अपने बिजनेस के ऊपर भी रोशनी डालें कि किस तरह का क्या बिजनेस है, थोड़ा हमारी ऑडियंस को पता चले कि एक इंसान क्या क्या कर सकता है, जरा बताएं। तो क्या आपने बताया कि स्पोर्ट्स की जो शुरुआत हुई आपकी बैडमिंटन से, लेकिन फिर आप क्रिकेट में आ गए, फिर आप क्रिकेट में उसने आपने दूसरा पैटर्न आजमाया और आप एम्पायरिंग के दुनिया में चले आए। उसके बाद अब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो शुरुआत आपने बिजनेस की क्या की और आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर जरा बताएं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर इवोल्यूशन आया है इसमें भी, कि पहले आप कुछ और काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बताएं जरा। एमएससी करने के बाद काफी साल मैं खाली रहा। मैंने आईएएस प्री भी क्लियर किया 2 बार, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। जो किस्मत में लिखा था उसके कोई नकार नहीं सकता, वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है जी। तो देन, और मैं आपको बताऊं, एक ये अभी मैंने आपसे शेयर नहीं किया, मैंने जर्नलिज्म भी किया। जी हाँ, मैंने 6 साल जर्नलिस्ट की है। और तारिक भाई, आपको तो मालूम है कि मुजफ्फरनगर में 1992 में हमने इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी चलाया, न्यूज चैनल। क्या बात है। ये उस वक्त केवल आगरा लखनऊ में 2 चैनल थे। तीसरा 30 साल पुरानी बात आप। तीसरा मुजफ्फरनगर में था। रिसोर्सेज नहीं होते थे, वीडियो कैसेट्स आती थी। अब तो सब सीडी का जमाना आ गया, डीवीडी का आ गया, ऑनलाइन है, सैटेलाइट का जमाना। उस वक्त हम लोगों ने ऐसे टाइम पे चलाई कि आप समझ सकते हैं कि कैसे न्यूज का संकलन होता था। उसका परिक्रमा के नाम से हमारा चैनल चलता था। और बिजनेस में भी मैं, हमारे जैसे बताया ना, गुरुजी थे अशोक तेजपाल जी, उन्होंने कहा तुम्हारा इतना बड़ा सर्किल है, स्पोर्ट्स में क्यों नहीं तुम हाथ मजमा दो। तो तब मेरी 2000 से मैंने स्पोर्ट्स का बिजनेस शुरू किया था। मेरा स्पोर्ट्स का व्यापार भी है, बड़े बड़े ब्रांड्स जितने हैं उनके रिकॉग्नाइज्ड डीलर हैं। देन उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आया। इंडस्ट्री में मेरा बायोमास सप्लाई का भी वर्क है मुझे, वहीं यूपी के अंदर। बायोमास अब क्योंकि एनसीआर हमारे यहाँ दिल्ली का 200 किलोमीटर का एरिया एनसीआर में आता है, वो पोल्यूशन की वजह से वहाँ अभी कोयला वहाँ बैन कर दिया गया था, तो कोयले से मैंने शुरुआत की थी। अब मेरा बायोमास का भी बिजनेस है वहाँ। जो बॉयलर में फ्यूल के लिए आप जलाते हैं वो बायोमास यूज़ होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के बायोमासेस हैं बहुत सारे। देन अभी हम लोग यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने के लिए मैं दुबई, मेरा पूरा सऊदी का टूर करके आया हूँ। तो यहाँ मेरा अभी 2 दिन बाकी और हैं दुबई में। तो पूरा सऊदी और यूएई का मार्केट हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आने वाले समय में, क्योंकि दुबई में अपार अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसी का यूज हम लोग करेंगे। ये तो आपका बिजनेस हो गया। तो मैं वापस से स्पोर्ट्स पे आता हूँ। तो मेरा 2-3 सवाल है। जैसे भारत में कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, अगर उस पर कोशिश की जाए तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे रेसलिंग की बात की जाए तो भारत उसमें बहुत अच्छा कर सकता है या करता है, लेकिन लगातार उसमें कंट्रोवर्सीज कहीं ना कहीं मुद्दों पे हो जाती है। कई बार क्षेत्र के बुनियाद पे, कई बार जाति की बुनियाद पे लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, और इसका नुकसान ये होता है जो हम देखते ही हैं, क्या नुकसान उसका होते रहता है। ओवरऑल देश का भी नाम खराब होता है और बहुत सारी चीजें होती ही हैं। इसके अलावा और भी कई खेल है जिसमें, जैसे अगर बात करें नीरज चोपड़ा जी की, तो उन्होंने जब ओलंपिक में पिछले बार गोल्ड लाया तो उसके बाद भारत में नौजवानों में एक नए गेम के प्रति रुचि बढ़ी, रुझान बढ़ा, वो सारी चीजें। और इस बार भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और भारत के लिए इकलौता इस बार सिल्वर मेडल भी लेकर आए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि क्रिकेट के अलावा, क्योंकि आप क्रिकेट फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सवाल आपसे और जरूरी होता है कि क्रिकेट के अलावा और दूसरे स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा मिले भारत में। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया है उमर जी। हालांकि मैं क्रिकेट से हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि दुर्भाग्य हमारे देश का कि आने वाली जनरेशन क्रिकेट ही खेलना चाहती है। ये दुर्भाग्य है। दूसरे खेल इस वजह से प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। अब उसमें हम लोगों का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको बताऊँ कि एज ए कोच या एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि सब बच्चों को क्रिकेटर बना दीजिए। ये कोई बना नहीं सकता किसी को आप क्रिकेटर। यही नुकसान है। इसी का फायदा जो है, जो डिफरेंट अकेडमीज खुल गई हैं जगह जगह, वो फायदा उठा रही है, वो बहुत नुकसानदायक है। अब आपका दूसरा सवाल कि दूसरे गेम्स को कैसे एक्सप्लोर किया जाए।
देखिए, शुरुआत होती है हमारी किसी बच्चे के जीवन की स्कूल से। स्कूलों में गवर्नमेंट को किस तरह की स्कीमें लानी चाहिए कि वहाँ बच्चे के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि वो अपना गेम चूज कर सके। क्रिकेट ही नहीं, बहुत सारे गेम्स हैं। अब देखिए, वैसे पिछले 5-6 सालों में आपको बताऊं मर्जी, बैडमिंटन में सिनेरियो चेंज हुआ है हमारे यहाँ। जैसे क्रिकेट में प्रीमियर लीग थी, प्रीमियर लीग ने बहुत टैलेंट बाहर निकाल के लाई है। वो ऐसी इसके ऊपर भी हमारा सवाल है, मैं इस पे भी जानना चाह रहा था 2-3 चीज। जैसे फुटबॉल का क्लब होता है, लगातार उसमें मैचेस होते हैं। सेम क्रिकेट में आईपीएल बहुत बड़े पैमाने पे इसने तरक्की की, इससे बहुत सारे टैलेंट हमारे सामने आए। ऐसे ही अभी हाल में कबड्डी की भी सीरीज शुरू हुई, जिसमें प्रीमियम अलग अलग टीमें थी पूरे भारत भर की, जिसमें उन्होंने खेला। कबड्डी में भी बहुत सारे, लेकिन ये है कि एक पैटर्न देखा जा रहा है कि भारत की आवाम, भारत की पब्लिक जो है वो क्रिकेट को ज्यादा पसंद करती है। ओवरऑल खेला भी यहाँ सबसे ज्यादा जो गेम है वो क्रिकेट है। लेकिन यहाँ पे जो ये है कि ऐसी और क्या चीज होनी चाहिए जो दूसरे गेम को प्रमोशन मिले। क्रिकेट को रेगुलर प्रमोशन मिल रहा है कई मामले में। एक है कि भारतीय टीम आज दुनिया में सबसे बेहतरीन टीम है, आप जैसे लोग वहाँ पे हैं जो उनकी सरपरस्ती करते हैं। इसके अलावा क्या है कि आईपीएल जैसे गेम होते हैं और भी कई टूर्नामेंट मोहल्ले गांव के लेवल पे होते रहते हैं। रणजी ट्रॉफी, ऐसी बहुत सारी ट्रॉफी होती है। तो इससे एक चीज निकल के आ रहा है। लेकिन इसमें भी एक चीज अगर देखा जाए, जो टेस्ट है, जो पुराना 5 दिन का गेम था, उसका डाउनफॉल होते जा रहा है। और आईपीएल या 2020 के तर्ज का जो मैच है उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा, फरोग मिल रहा है। तो इस डिफरेंस को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपके वाले जो पहला सवाल चल रहा था कि कैसे प्रमोट किया जाए, वो मेरा एक सवाल बात बीच में रह गई कि गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स कंपलसरी करना पड़ेगा स्कूलों से जी, तभी इस दिशा में हम लोग कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारा जो सोचना है ना कि दूसरे गेम भी प्रमोट हो, बहुत मुश्किल होगा। अब ये जो आपने सवाल पूछा है कि एक बार रिपीट करेंगे? वो सवाल ये था कि बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे आईपीएल है, इस तरह के ये ज्यादातर जो मैचेस होते हैं, हाँ। ये 2020 होते हैं। इसकी वजह कर जो 50 ओवर का मैच है वो भी धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा है। और सेम जो हमारा 5 दिन का जिसको हम टेस्ट कहते हैं, वो तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि डाउनफॉल उसको अब कहा जाएगा कि वो अब बिल्कुल ही वो क्लासी टाइप का मैच हो गया, जिसपे लोगों का कम रुझान है, 2020 पे ज्यादा फोकस है। तो इस डिफरेंस को आप किस तरह? मैं आपको बताऊं कि ये इसमें क्रिकेट का दोष भी नहीं है। क्रिकेट अनसर्टेनिटीज वाला गेम है। हम लोग अनसर्टेनिटी पसंद करते हैं, क्या हो जाए, आने वाले लास्ट बॉल पे रिजल्ट आता है कई बार, तो ये हमारी नेचर में है। हमें वही चीज अच्छी लगती है कि नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा ये नहीं पता। बाकी गेम्स के साथ ऐसा नहीं है, वो इंडिविजुअल गेम है। बैडमिंटन है, सपोज करिए, बैडमिंटन को और आप कट आउट करके कितना कर सकते हो। क्रिकेट तो देखिए 5 डेज से T20 आ गया, T10 भी शुरू हो गया कुछ कंट्री में। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल में T10 क्रिकेट शुरू हो गया है। तो वो सब फॉर्मेट छोटा होता जा रहा है, इसलिए कि लोगों के पास समय भी नहीं रहा। और जो वास्तविक क्रिकेट है वो डेज क्रिकेट ही है। अब आपने दूसरी बात की, देखिए बैडमिंटन हो, टेनिस हो, इससे छोटा फॉर्मेट नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो अब इसका तो दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारे गेम्स ने अडॉप्ट कर लिया है फेडरेशंस ने। जैसे कबड्डी ने प्रीमियर लीग आ गई है, उसमें क्या है कि गांव देहात के बहुत सारे प्लेयर्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं, उनकी प्रतिभा भी निकल रही है इनसे। बैडमिंटन आ गया, रेसलिंग भी शुरू हो गया है। तो ऐसे अभी वॉलीबॉल का भी शुरू होने वाला है, हैंडबॉल का प्रीमियर लीग शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे दूसरे गेम्स से निकल के फेडरेशन की आगे आ रही है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्रिकेट बोर्ड के पास तो बहुत पैसा है, अब दूसरे बोर्ड के पास पैसा कहाँ से आए इतना है। तो इसको किस तरह से, एक चीज और अगर कहा जाए, भारत में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन को, सानिया मिर्जा ने टेनिस को, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी इंडिविजुअल बेसिस पे अलग अलग लोगों ने भारत को रिप्रेजेंट किया है इन फील्ड में, और जिसका फायदा भी मिला भारतीय टीम को। लेकिन जब ये लोग संन्यास में रिटायर हो रहे हैं, तो जो नई जनरेशन के बच्चे इसमें नहीं आ पा रहे हैं, तो ये कमी जो है ये कैसे खत्म होगी, इसको किस तरह से? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हर बच्चा क्रिकेट की तरफ ही आना चाहता है। हालांकि हमारे देश की सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से बहुत प्रयास कर रही है कि नई जनरेशन डिफरेंट गेम अडॉप्ट करे, उनमें प्रैक्टिस करके आ गया है। अब साई एक बहुत बड़ा सेंटर है इंडिया का। साई के अंदर क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़े बड़े सेंटर्स अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा माध्यम से जब उन्होंने एक मुहिम चलाई है, तो काफ़ी सेंटर्स खुले हैं और वहाँ इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। समझ लीजिए उसकी कोचिंग निःशुल्क है बिल्कुल। इसके अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे यूपी में ही है, यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ कोचिज़ हैं, फीस बिल्कुल समझ लीजिए ना के बराबर है वहाँ।
तो अब ये थोड़ा सा हम पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चे को वो क्रिकेट के ग्राउंड में ना लेके जाएं, वो दूसरे गेम्स भी दिखाएं उनको, हॉकी है, बैडमिंटन है, इंडिविजुअल गेम है, यहाँ बहुत ईजी है खेलना। क्रिकेट में कंपटीशन है, इतनी सारी जनसंख्या के बाद देखिए 15 की या 16 की टीम बनती है, तो कितना टफ कंपटीशन है वहाँ। पर दूसरे गेम में इतना कंपटीशन अभी नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखिए घर से ही शुरू होती हैं। हम लोगों को पहले प्रयास करना होगा कि हम अपने बच्चों को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो ये फाइनल 2 सवाल हमारा रहेगा। एक है हॉकी के तय। हॉकी को अगर देखा जाए तो पिछले 2 ओलंपिक में भारतीय टीम ने बिल्कुल ही अलग अंदाज में वापस से अपने आप को रिवाइव किया है बहुत तेजी से, जिसमें ये कह रहे हैं कि दोनों बार वो पदक जीतने में कामयाब रही। तो उसको आप किस तरह से आप देखते हैं? देखिए उमर भाई, हॉकी का पिछले काफ़ी सालों से हम लोग पिछड़ क्यों रहे हैं, पहले तो ये क्वेश्चन है। हम लोग पिछड़ इसलिए रहे हैं कि यूरोपियन हॉकी बहुत फास्ट हो गई है। वहाँ देखिए छोटे छोटे सेंटर पे भी एस्ट्रोटर्फ लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कितने एस्ट्रोटर्फ लगे हुए हैं इंडिया के अंदर? केवल बड़े सेंटर पे ही हैं, छोटे सेंटर्स पे नहीं है। लखनऊ के अंदर जाएंगे, लखनऊ में एस्ट्रोटर्फ है, या कुछ और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज बन गया वहाँ एस्ट्रोटर्फ है, स्पोर्ट्स हॉस्टल बन गया। इसके अलावा कहीं एस्ट्रोटर्फ ही नहीं है। तो जब तक हम उसको कम्पीट करना है तो उस लेवल पे हमें वो सुविधाएं देनी पड़ेगी अपने बच्चों को, कि वो उस लेवल पे खेल के पहले से ही यूज्ड टू हो जाएं और अपनी स्पीड, एंड्योरेंस, स्टेमिना ये मेंटेन करें। हम लोग पिछड़ जाते हैं, इंटरनेशनल हॉकी की बात आती है तो वो देखिए कि वही गिनो चुने। अभी मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे हॉकी के 11 प्लेयर्स के नाम बता दीजिए इंडिया खेल रहे हैं, शायद नहीं बता पाएगा कोई। क्रिकेट के आप सभी कंट्रीज के कप्तानों के नाम बता दोगे। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है कि ये हमें दूर करनी पड़ेगी। तो अब मैं अपना फाइनल सवाल पे आता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि ये हमारी गुफ्तगू, हमारी जो बातचीत है, हमारी ऑडियंस को पसंद आ रही होगी। मैं चाहूँगा कि वो कमेंट में अगर उनका कोई ये रहे कि हम किस तरह के कंटेंट और बनाएं तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बहरहाल हमारा जो फाइनल सवाल आपसे है, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका फाइनल मैसेज भारत की आवाम को, खास के गार्जियन को और नौजवान बच्चों को क्या है? क्योंकि आपको एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है प्रोफेशनली पिछले 25 साल का, और उससे ज़्यादा आपने अपने ज़िंदगी के कैरियर में बहुत समय स्पोर्ट्स के फील्ड में गुजारा है। तो वैसे में आप क्या फाइनल मैसेज देंगे बच्चों को कि वो जो स्पोर्ट्स में उनको क्यों आना चाहिए, ये उनके फिजिकल हेल्थ, एजुकेशन, नौकरी और इन सारी चीज़ों के लिए क्यों ज़रूरी है? थोड़ा इसको आप अपने अंदाज में अगर बताएं तो मुझे लगता है कि भारत की आवाम इसको बहुत। देखिए उमर जी, फिजिकल हेल्थ वाली बात तो आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि हर इंसान अब फिजिकल हेल्थ के लिए अवेयरनेस है। अब जो दूसरी बात है कि जो हमारे नई आने वाली जनरेशन है, पेशेंस नहीं है उसके अंदर अभी। वो चाहता है कि आज शुरू किया तो कल ही हासिल कर ले। ऐसा नहीं होता कभी भी। गेम कोई भी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल अदा करते हैं वो पेरेंट्स करते हैं। हमारे पेरेंट्स को भी इतनी जल्दी है कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंडिया खेल ले, भले कोई सा गेम हो, लेकिन वो समय नहीं देना चाहते उसको। वो सारी चीज़ें मुहैया करा देंगे, आप अच्छे इक्विपमेंट दे देंगे, डाइट दे देंगे, बट देखिए एक जो गैप है ना, मैच्योरिटी अपनी ऐसे ही आएगी। तो वो उसके लिए थोड़ा समय दें पेरेंट्स, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है मोबाइल का। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो जो गेम का, उसका जो ग्राउंड का समय था वो सारा मोबाइल ने छीन लिया हमारा। तो इससे हमें थोड़ी अवेयरनेस लानी पड़ेगी नई जनरेशन के लिए, पेरेंट्स को भी। हालांकि कुछ ऐसे सिनेरियो रहे पूरे वर्ल्ड में कि मोबाइल, कोरोना ने सभी के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए, बच्चों की एजुकेशन तक ऑनलाइन मोबाइल पे हुई। तो हम इसे थोड़ा मोबाइल से जितना दूर ले जाएंगे तो बच्चा दोबारा ग्राउंड के अंदर ये मान रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए डिजास्टर है मोबाइल? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब मोबाइल हाथ में होने से उसके पॉजिटिव भी हैं। अब इतना ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इतने सारे कंटेंट भरे पड़े हैं कि बहुत सारी, यदि हम चाहें तो बहुत सारे अच्छे कंटेंट भी हैं हमारे लिए कि हम घर बैठे ही अच्छी कोचिंग ले सकते हैं। नहीं, स्पोर्ट्स की इस पे अगर बात करें तो ये नेगेटिव है। स्पोर्ट्स के लिए मैं समझता हूँ नेगेटिव है, क्योंकि जो कोचिंग आपको ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिकली मिलेगी या कोच दे सकता है, वो मोबाइल से नहीं ले सकते आप। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और ख़ास के स्पोर्ट्स के लिए जो आपका योगदान है इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूं। और मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूंगा कि वो भी स्पोर्ट्स के लिए जो लगातार हम अपनी सीरीज चला रहे हैं, तो इसमें अगर आपकी कोई राय, कोई सजेशन या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू उमर जी, थैंक यू।